आज हम देखेंगे इग्नू एमकॉम का IPO 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर यूनिट 2 के भारत का भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। भुगतान शेष के पूंजी खाते से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेमेंट बैलेंस कैपिटल अकाउंट? किसी देश का भुगतान संतुलन उसके पूरे विदेशी लेन देन का एक विवरण अथवा चिट्ठा होता है, जिसके बाईं ओर सभी लेनदारियाँ तथा दाईं ओर सभी देनदारियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। लीग ऑफ नेशन द्वारा भुगतान संतुलन के विवरण में प्राय निम्न मदों को शामिल किया जाता है। चालू खाता एवं पूंजी खाता, ये दो मदे के अंतर्गत भुगतान संतुलन के विवरण को शामिल किया जाता है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं लीग ऑफ नेशन का मतलब क्या है। लीग ऑफ नेशन, जिसे संक्षिप्त रूप में LON बोले तो LON शॉर्टकट में इसको LON बोलते हैं, दुनिया भर में पहला अंतर सरकारी संगठन था जिसका मुख्य मिशन विश्व शांति बनाए रखना तथा प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले पेरिस शांति सम्मेलन के बाद 10 जनवरी 1920 को स्थापित किया गया। इसने 20 अप्रैल 1946 को परिचालन बंद कर दिया। खातों के अंतर्गत विदेशी पूंजी के विनियोजन तथा ऋण की राशि और डिस्क्राइब द टू मेजर फीचर्स ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ देश का पूंजी खाता। ये क्वेश्चन एक नंबर का आता है कभी-कभी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति, विदेशी विनिमय भंडार की मात्रा, विदेशी संपत्तियों एवं दायित्वों अवधि, वर्तमान व्यवहारों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का व्यावहारिक व्यापार शेष की रणनीति हेतु राजस्व पूंजी खाते का अनुधार की प्रभाव शुद्ध पूंजी हस्तांतरण की प्रश्न है पर निर्भर लचीली करता है। विनिमय दर क्या है? पूंजी खाते में विदेशी विनियोग एक्सचेंज रेट शामिल किए जाते हैं। विदेशी अंतर्राष्ट्रीय विनियोग बाजार की के अंतर्गत प्रत्येक परिस्थितियों तथा विनियोग और परिवर्तनों के पोर्टफोलियो विनियोग आते हैं। प्रत्येक विनियोग में प्लांट एवं मशीनरी दर कहा जाता से है। शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश तथा और लचीली अंश एवं विनिमय बॉन्ड दर इत्यादि का का शुद्ध जो क्रय विक्रय 1970 के दशक पोर्टफोलियो विनियोग में आते हैं। स्वीकार किया गया। लचीली विनिमय दर के अंतर्गत मौद्रिक अधिकारियों द्वारा कई रणनीतियों तथा आर्थिक विकल्पों में लोचशीलता अपनाई जाती है, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। पहला, व्यापारिक प्रतिबंधों की स्थिरता संबंधी आर्थिक नीति, पूंजी बाह्य प्रभाव पर लगे प्रतिबंधों में स्थिरता की रणनीति, केंद्रीय बैंक का परिवर्तनशील व्यवहार। छठा आता है, पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता से आप क्या आश्रय है? What do you mean by the variability in the capital accounts? पूंजी खाते के गठित सीमित के अनुसार पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता से आशय बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर देशी वित्तीय संपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्तियों में और इसी प्रकार विदेशी वित्तीय संपत्तियों को देशी वित्तीय संपत्तियों में परिवर्तनशील करने से है। पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अनुभाव के आधार पर कई परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, परंतु पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता हेतु वित्त व्यवस्था में कठोर अनुशासन तथा
कमियों को तुरंत एकाएक सुधारने की आवश्यकता होती है। 7वां प्रश्न, व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में अंतर कीजिए। भुगतान शेष के लेखांकन में सम्मिलित की जाने वाली मदों को समझाइए। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बैलेंस एंड बैलेंस पेमेंट, एक्सप्लेन द आइटम टू बी इंक्लूड इन द अकाउंटिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी देश कुछ वस्तुओं का आयात तथा निर्यात करते हैं। आयात की गई विभिन्न मदों या वस्तुओं का भुगतान किया जाता है, जबकि निर्यात के अंतर्गत सम्मिलित वस्तुओं तथा मदों द्वारा भुगतान प्राप्त होते हैं। किसी भी देश के विदेशी व्यापार के जानकारी हेतु उस क्षेत्र के निर्यात तथा आयात की कुल मात्रा तथा मूल्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किसी देश के विदेशी व्यापार के अंतर्गत प्राय 2 अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाता है। प्रथम, भुगतान शेष तथा द्वितीय, व्यापार शेष। क्योंकि इन अवधारणाओं के अध्ययन अथवा विश्लेषण द्वारा ही किसी देश के विदेशी व्यापार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संभावनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की स्थिति का सही अनुमान लगाना संभव होता है। ये देख लेते हैं, इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड में भुगतान शेष और व्यापार शेष। भुगतान शेष के अंतर्गत दृश्य मदे और अदृश्य मदे आते हैं। दृश्य मदे में वायु जहाजरानी, वित्तीय तथा बैंकिंग, बीमा, यात्रा, विनियोग सेवाएं आदि शामिल होते हैं। दृश्य मदों में वस्तुओं का आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। दृश्य मदे, व्यापार शेष में दृश्य मदे के अंतर्गत व्यापार योग्य वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, अन्य वस्तुओं का आयात तथा निर्यात मूल्य को शामिल किया जाता है। अगला है व्यापार शेष तथा भुगतान शेष। भुगतान शेष एक निर्धारित अवधि में किसी देश तथा विदेशी निवासियों के मध्य समस्त आर्थिक व्यवहारों को प्रदर्शित करता है। भुगतान शेष का विश्लेषण नीति निर्माताओं तथा व्यापारिक समुदायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथा उपयोगी रहता है, क्योंकि भुगतान शेष के अवधारणा किसी देश के बाह्य आर्थिक स्थिरीकरण हेतु एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। किसी देश का व्यापार संतुलन उस देश के आयातों तथा निर्यातों के मध्य अंत संबंधों को प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत केवल दृश्य निर्यातों तथा आयातों को शामिल किया जाता है। दृश्य मदे वे हैं जिनका भौतिक रूप में प्रदर्शन एवं वितरण संभव होता है। अतः व्यापार शेष एक दी गई समय अवधि में दृश्य वस्तुओं के भौतिक आयात एवं निर्यात के अंतर को प्रदर्शित करता है। यदि एक सुनिश्चित अवधि पर किसी देश के निर्यात की और आयात की पूर्ण समान हो तो ऐसी स्थिति में इस देश का व्यापार से संतुलित माना जाता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के आयात निर्यात के साथ साथ सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, यात्रा आदि दृश्य मदे सम्मिलित होती हैं। अतः वस्तुओं के निर्यात एवं आयात को दृश्य व्यापार की श्रेणी में रखा जाता है, जो व्यापार का एक महत्वपूर्ण भाग है, जबकि सेवाओं के लिए प्राप्ति एवं भुगतान संबंधी अदृश्य मदों को भुगतान शेष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसलिए भुगतान शेष की अवधारणा व्यापार शेष से अधिक विस्तृत एवं व्यापक प्रतीत होती है। इसलिए व्यापार शेष के तुलना में भुगतान शेष किसी के शेष विश्व के साथ आर्थिक एवं वित्त व्यवहारों का उत्तम चित्रण प्रस्तुत करता है। संक्षेप में, भुगतान शेष एक देश के निवासियों एवं विश्व के निवासियों के मध्य समस्त आर्थिक व्यवहारों का विस्तृत एवं सुव्यवस्थित अभिलेख है। भुगतान शेष लेखांकन। प्रत्येक आर्थिक व्यवहार के 2 मुख्य महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। प्रथम देनदारी तथा द्वितीय लेनदारी। सरल शब्दों में किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश के संपूर्ण विदेशी व्यापार लेन देन का एक विस्तृत तथा व्यापार चित्रण प्रस्तुत करता है। भुगतान शेष लेखांकन में सम्मिलित मुख्य मदे चालू खाते के अंतर्गत भुगतान शेष तथा पूंजी खाता। चालू खाते में व्यापारी दृश्य तथा अदृश्य दोनों मदों में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत माल, सेवा, व्यापारिक वस्तुओं के हस्तांतरण तथा अदृश्य दान एवं एक पक्षीय हस्तांतरण के अंतर्गत देश की वर्तमान स्थिति का अभिलेखन किया जाता है। यह आय एवं व्यय के खाते के समान है। चालू खाते के अधिकय तथा कमी
को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, जो एक आर्थिक चिट्ठे की भांति होता है जो स्वयं को संतुलित करने का प्रयास करता है। पूंजी खाता किसी देश के पूंजी खाते में विदेशी पूंजी के विनियोजन तथा ऋण संबंधी राशियों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विदेशी विनिमय संचय की मात्रा, विदेशी संपत्तियों एवं दायित्व तथा चालू व्यवहारों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति पर प्रभाव प्रदर्शित होता है। वास्तविक विदेशी विनिमय भंडार ज्ञात करने के लिए चालू खाते में व्यवहार से उत्पन्न विदेशी विनिमय भंडार में होने वाले परिवर्तनों पूंजी खाते में सम्मिलित कर लिया जाता है। सरल शब्दों में किसी देश का पूंजी खाता उस देश की विदेशी संपत्तियों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है तथा इसके अंतर्गत उस देश की लेनदारी तथा देनदारी की स्थिति भी शामिल होती है। 8वां प्रश्न है, भारत के भुगतान शेष की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारत के भुगतान शेष को सुधारने हेतु आप क्या उपाय करेंगे? स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया? आंसर देखते हैं। भारत के भुगतान शेष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1949 में पहली बार प्रदर्शित आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1994 से 1995 के मध्य भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल दशा में था। भुगतान संतुलन में व्यापार संतुलन 370 करोड़ रुपए का घाटा था, जबकि शुद्ध देशी मध्य एक पक्षीय हस्तांतरण शेष 17 करोड़ के अतिरिक्त पर था। प्रत्येक योजना अवधि में निर्यात की दर में उच्चवाचन होता रहा। शुद्ध अदृश्य प्राप्तियां सकारात्मक रही हैं। चतुर योजना के अपवाद को छोड़कर व्यापारिक हानि एक योजना की तुलना में प्रत्येक अगली योजना में बढ़ती जा रही है। वर्ष 1990 से 91 में तथा वर्ष 1991 से 92 के प्रथम 3 माह के भुगतान शेष के संकट ने कमी को पूरा करने हेतु ब्राय कोषों का गतिशीलन आवश्यक कर दिया, परंतु देश की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्व में उत्पन्न कमी के कारण सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा द्विपक्षीय धनदाताओं विशेषकर जापान ने अतिरिक्त मात्रा में अतिरिक्त वित्त संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर होना पड़ा। भारत के व्यावहारिक व्यापार शेष की रणनीति हेतु राजस्व संतुलन में सुधार की अति आवश्यकता है। ब्राय सहायता के प्रयोग के निम्न स्तर के कारण अधिक ऋण के बड़े भाग का प्रयोग संभव नहीं हो पाया है तथा सहायता के न्यून प्रयोग के मुख्य कारकों के अंतर्गत केवल कुछ आर्थिक प्रक्रियाओं तथा समझौतों को ही शामिल किया जा सका है, जिसके कारण घरेलू बजट में पारस्परिक धनराशि में मिलने वाली बाधाएं, अत्यधिक समय लगाने वाली प्रक्रियाएं तथा विशिष्ट राशि के प्रबंध के समय में अंतर आदि को शामिल किया जाता है। पूर्व के यूएसएसआर के विघटन के फलस्वरूप बने स्वतंत्र राज्यों के कारण भारत का निर्यात क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ तथा भारत का भुगतान शेष दबाव में ही रहा। भारत में भुगतान शेष में अस्थिरता सदैव विद्यमान रही, विशेषकर उच्च श्रेणी की मुद्रास्फीति की दर, अत्यधिक एवं निर्यात कार्य में कमी, शुद्ध अदृश्य प्राप्तियों की कमी